कक्षा 10 जीव विज्ञान। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 9 से। अध्याय 9 है आनुवंशिकता एवं विकास, हेरिडिटी। पहला प्रश्न है, आनुवंशिकता किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है माता पिता के गुणों का संतानों में स्थानांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो इसका उत्तर है जीन। अगला प्रश्न है, जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है गुणसूत्रों पर। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र किससे बनते हैं? तो इसका उत्तर है डीएनए और प्रोटीन से। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। अगला प्रश्न है, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 46, जो कि 23 जोड़े में होती है। अगला प्रश्न है, 7वां मेंडल कौन थे? तो इसका उत्तर है आनुवंशिकी के जनक थे मेंडल। अगला प्रश्न है, मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किए? तो इसका उत्तर है मटर के पौधे पर। अगला प्रश्न है, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? तो इसका उत्तर है 7 लक्षणों का अध्ययन किया। अगला प्रश्न है, प्रमुख लक्षण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है जो लक्षण पहली पीढ़ी में दिखाई देता है वो प्रमुख लक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, अप्रभावी लक्षण क्या होता है? तो इसका उत्तर है जो प्रमुख लक्षण के कारण छिप जाता है वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, एकल संकरण क्या है? तो इसका उत्तर है एक जोड़ी लक्षणों के बीच किया गया संकरण। अगला प्रश्न है, एकल संकरण का अनुपात क्या होता है? तो इसका उत्तर है 3:1। अगला प्रश्न है, द्विलक्षणी संकरण क्या है? तो इसका उत्तर है 2 जोड़ी लक्षणों के बीच संकरण। अगला प्रश्न है, द्विलक्षणी संकरण का अनुपात क्या होता है? इसका उत्तर है 9:3, 3:1। अगला प्रश्न है, जीनोटाइप क्या है? तो इसका उत्तर है जीनों की आंतरिक संरचना। अगला प्रश्न है, फिनोटाइप क्या है? तो इसका उत्तर है बाहरी दिखाई देने वाले लक्षण। अगला प्रश्न है, शुद्ध जाति किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है जिनमें एक ही प्रकार के जीन हों। अगला प्रश्न है, संकरण का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है बेहतर गुणों वाली संतान प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, लिंग निर्धारण क्या है? तो इसका उत्तर है बच्चे के लड़का या लड़की होने की प्रक्रिया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 21 क्या है। तो अब देखते हैं लिंग निर्धारण से संबंधित प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव में लिंग निर्धारण किससे होता है? तो इसका उत्तर है गुणसूत्रों से। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो इसका उत्तर है XY। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23, महिला में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो इसका उत्तर है XX। पुरुष में XY होता है और महिला में XX होता है। अगला प्रश्न है, बच्चे का लिंग कौन निर्धारित करता है? तो इसका उत्तर है पिता। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25, X गुणसूत्र कौन देता है? तो इसका उत्तर है माता। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन से संबंधित। अब देखते हैं प्रश्नों को। तो अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन क्या है? तो इसका उत्तर है जीन में अचानक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन का कारण क्या हो सकता है?
तो इसका उत्तर है विकिरण रसायन त्रुटि उत्परिवर्तन का कारण हो सकता है। उत्परिवर्तन का एक उदाहरण दें, तो इसका उत्तर है अल्बिनिज्म। अब देखते हैं विकास से संबंधित, इसे इवोल्यूशन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है विकास किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन की प्रक्रिया विकास कहलाती है। अगला प्रश्न है विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका उत्तर है चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, डार्विन का सिद्धांत क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है प्राकृतिक चयन का अर्थ क्या है, तो इसका उत्तर है योग्य जीवों का जीवित रहना प्राकृतिक चयन कहलाता है। अगला प्रश्न है अनुकूलन क्या है, तो इसका उत्तर है पर्यावरण के अनुसार ढलना अनुकूलन कहलाता है। प्रश्न संख्या 34, अवशेषी अंग क्या है, तो इसका उत्तर है जिनका कोई कार्य नहीं रह गया हो वो अवशेषी अंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है अवशेषी अंग का उदाहरण दें, तो इसका उत्तर है अपेंडिक्स। अब देखते हैं समजात एवं विजात अंगों के बारे में। तो पहला प्रश्न है समजात अंग क्या कहलाते हैं, तो इसका उत्तर है संरचना समान कार्य अलग। अगला प्रश्न है समजात अंग का उदाहरण दें, तो इसका उत्तर है मानव हाथ और चमगादड़ का पंख। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, विजात अंग क्या होते हैं, तो इसका उत्तर है कार्य समान संरचना अलग। अगला प्रश्न है विजात अंग का उदाहरण दें, तो इसका उत्तर है पक्षी का पंख और तितली का पंख। अगला प्रश्न है जीवाश्म से संबंधित, तो प्रश्न संख्या है 40, जीवाश्म क्या है, तो इसका उत्तर है प्राचीन जीवों के अवशेष ही जीवाश्म कहलाते हैं। अगला प्रश्न है जीवाश्म कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर है अवसादी चट्टानों में। अगला प्रश्न है जीवाश्म क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर है विकास का प्रमाण देते हैं। और अगला प्रश्न है जाति निर्माण से संबंधित, तो पहला प्रश्न है जाति निर्माण क्या है, तो इसका उत्तर है नई जातियों का बनना जाति निर्माण कहलाता है। अगला प्रश्न है जाति निर्माण के कारण बताइए, जाति निर्माण के कारण बताइए, तो इसका उत्तर है पृथक्करण उत्परिवर्तन चयन। अगला प्रश्न है भौगोलिक पृथक्करण क्या है, तो इसका उत्तर है भौगोलिक दूरी से अलगाव। अब देखते हैं वर्गीकरण से जुड़े प्रश्न। प्रश्न संख्या 46, वर्गीकरण का आधार क्या है, तो इसका उत्तर है समानताएं और भिन्नताएं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, जीवों का वैज्ञानिक नामकरण किस भाषा में है, तो इसका उत्तर है लैटिन भाषा में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, द्विनामी नामकरण किसने दिया, तो इसका उत्तर है द्विनामी नामकरण किसने दिया, तो इसका उत्तर है कैरोलस लिनियस। अब देखते हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, आनुवंशिकता की इकाई क्या है, तो यह है जीन। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, मेंडल के नियम कितने हैं, तो इसका उत्तर है 3। अगला प्रश्न संख्या 51, गुणसूत्रों की खोज किसने की, तो इसका उत्तर है वाल्डेयर ने गुणसूत्रों की खोज की। अगला प्रश्न है मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो यह है 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, यक्ष गुणसूत्र किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं स्त्री गुणसूत्रों को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, वायु गुणसूत्र क्या निर्धारित करता है,
तो इसका उत्तर है पुरुष लिंग। अगला प्रश्न है डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर है नाभिक में। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, आनुवांशिक रोग का उदाहरण? तो इसका उत्तर है हीमोफीलिया। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, समजात अंग किसके प्रमाण हैं? तो इसका उत्तर है विकास के। प्रश्न संख्या 58, विजात अंग किसके प्रमाण हैं? तो इसका उत्तर है समान कार्य के। प्रश्न संख्या 62, अवशेषी अंग किसके प्रमाण हैं? तो इसका उत्तर है विकास के। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, उत्परिवर्तन अचानक होता है या धीरे? तो इसका उत्तर है अचानक। अगला प्रश्न देखते हैं बोर्ड लेवल का 2 से 3 अंक वाले प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 61, मेंडल के नियमों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है प्रभुत्व नियम, पृथक्करण नियम, स्वतंत्र वर्गीकरण नियम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62, लिंग निर्धारण का संक्षिप्त वर्णन करें। तो इसका उत्तर है मानव में XY प्रणाली से लिंग तय होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63, जीवाश्म विकास का प्रमाण कैसे है? तो इसका उत्तर है ये प्राचीन जीवों के अवशेष दिखाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64, मेंडल ने कितनी पीढ़ियों का अध्ययन किया है? तो इसका उत्तर है मेंडल ने कई पीढ़ियों का अध्ययन किया है। प्रश्न संख्या 65, संकरण का अनुपात 3:1 किसका है? तो इसका उत्तर है एकल संकरण का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66, जाति निर्माण किससे होता है? तो इसका उत्तर है पृथक्करण से। अगला है अति लघुत्तरीय प्रश्न, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये मेंडल को कहा जाता है। विकास का सिद्धांत किसने तो ये प्राकृतिक चयन के कारण होता है। प्रमुख लक्षण और उदाहरण क्या है? तो लंबाई अप्रभावी। लक्षण का उदाहरण क्या है? तो यह है बौनापन। डीएनए की आकृति कैसी होती है? तो ये द्विकुंडल होते हैं। जीवाश्म किस चट्टान में होते हैं? तो ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। मानव लिंग निर्धारण प्रणाली कौन सी है? तो ये XY है। समजात अंग किसे दर्शाते हैं? तो ये समान उद्गम को दर्शाते हैं। विजात अंग क्या दर्शाते हैं? तो ये समान कार्य दर्शाते हैं। और अगला प्रश्न है उत्परिवर्तन लाभदायक हो सकता है? तो हाँ, उत्परिवर्तन लाभदायक हो सकता है। और अगला प्रश्न है विकास धीमी प्रक्रिया है या तेज? तो इसका अर्थ है धीमी प्रक्रिया है। पर्यावरण परिवर्तन का प्रभाव क्या है? तो ये पर्यावरण परिवर्तन का प्रभाव है विकास। मेंडल का पहला नियम क्या है? तो यह है प्रभुत्व। मेंडल का दूसरा नियम क्या है? तो यह है पृथक्करण। मेंडल का तीसरा नियम क्या है? तो यह है स्वतंत्र वर्गीकरण। और अगला प्रश्न है आनुवांशिक रोग जन्म से होता है? तो हाँ, आनुवांशिक रोग जो होता है वो जन्म से होता है। अल्बिनिज्म किससे होता है? तो ये उत्परिवर्तन से होता है। गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? तो ये नाभिक में पाए जाते हैं। और मानव कोशिका के जो प्रकार हैं वे द्विगुणित हैं। द्विगुणित युग्मक कोशिका एक गुणित होती है। फिनोटाइप दिखता है या नहीं? तो हाँ, फिनोटाइप जो होता है वो दिखता है। जीनोटाइप दिखता है या नहीं? तो ये नहीं दिखता है। फिनोटाइप दिखता है, जीनोटाइप नहीं दिखता है। विकास किस पर निर्भर करता है? तो ये पर्यावरण पर निर्भर करता है। अवशेषी अंग का कार्य क्या है? तो ये कोई कार्य का नहीं, किसी कार्य का नहीं होता है। मेंडल का पौधा क्या है? तो यह है मटर। और प्राकृतिक चयन किसने दिया? तो ये डार्विन ने दिया। जीवाश्म कितने पुराने हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है करोड़ों वर्ष पुराने हो सकते हैं। वर्गीकरण क्यों आवश्यक है?
तो वर्गीकरण अध्ययन हेतु आवश्यक है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक नाम में कितने शब्द हैं? तो इसका उत्तर है 2। पहला शब्द क्या दर्शाता है? तो पहला शब्द वंश दर्शाता है। दूसरा शब्द क्या दर्शाता है? तो यह जाति दर्शाता है। विकास निरंतर प्रक्रिया है। तो हाँ, विकास जो है वह निरंतर प्रक्रिया है। आनुवंशिकता पीढ़ियों में जाती है। तो हाँ, ये जाती है। विकास का अंतिम परिणाम क्या है? तो नई जातियां हैं।